एक गांव में सुंदर नाम का एक किसान रहता था। छोटी सी उम्र में उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। इसलिए सुंदर के दोनों छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके छोटे से कंधे पे आ गिरी थी। गांव के लोग भी उसे देखकर कुछ न कुछ बोलते रहते थे। बेचारा सुंदर, दिखने में ये अपने नाम की तरह सुंदर नौजवान है। क्यों, कोई राजकुमार से कम नहीं दिखता, पर बेचारे की किस्मत तो देखो। अभी तो सिर्फ 21 साल का है और बेचारे के कंधे पर अभी से दो बच्चों की जिम्मेदारी है। कोई लड़की इसके साथ शादी करने के लिए कैसे राजी होगी? सुंदर का ये रोज का हो गया था। वो सबकी बातें अनसुना कर अपने काम में लगा रहता था। सुंदर का भाई मनु 12 साल का और बहन टीना 14 साल की थी। वो हमेशा उनके बारे में सोचा करता था कि कैसे उनको खुश रखें। भगवान की इतनी तो मेहरबानी है कि माँ बाबूजी ये खेत छोड़ के गए, वरना मैं और मेरे ये छोटे भाई बहन का क्या होता। सुंदर जिस गांव में रहता था उसके पड़ोस में एक बड़ा नगर था। उस नगर के राजा बहुत धनवान था और उसे अपने पैसे पे बहुत घमंड था। वो हमेशा सोचा करता था, मुझे अब राजकुमारी के लिए योग्य युवक ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। वो अब 16 साल की हो गई है। मुझे जल्दी से कोई धनवान राज्य के राजकुमार के साथ उसका ब्याह कर देना चाहिए। एक दिन, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए हमारे पड़ोसी राज्य का राजकुमार देखा है। वो बहुत ही धनवान है और अपने पिता की इकलौती संतान है, तो तुम्हें वहाँ कोई मुश्किलें भी नहीं होंगी। पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है और मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अगले सप्ताह उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण भेजने वाला हूँ। अब कैसे उस मूर्ख राजकुमार से पीछा छुड़ाऊं? मैं उससे हरगिज शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी ना हो जाए। राजकुमारी ने मन ही मन कुछ निश्चित कर लिया। दूसरे दिन एक सिपाही ने आकर महाराज को बताया, महाराज, गजब हो गया, राजकुमारी महल में कहीं नहीं है और उन्होंने किसी को कुछ बताया भी नहीं है। हमने पूरे महल और सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही है। ये कैसे हो सकता है? जाओ, पूरे नगर में सिपाहियों को भेजो और पता लगाओ राजकुमारी कहाँ है। कहीं वो शादी की वजह से तो नाराज नहीं हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी ओर राजकुमारी ने लड़के का वेश करके पड़ोसी गांव में भाग गई थी। अरे भाई, आप कौन हो? आपको कभी गांव में देखा नहीं है। राजकुमारी ने मनु और टीना से दोस्ती कर ली और उनके बारे में सब कुछ पूछ लिया और अपने बारे में भी सब बता दिया। अरे वाह, आप राजकुमारी हैं। मैंने तो राजकुमारियों के बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना है, आज पहली बार देख रही हूँ। दीदी, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहाँ आप हमारे साथ सुरक्षित रह सकेंगी। हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे और हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप राजकुमारी हो। तुम दोनों कितने अच्छे हो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन किसी ने पूछा कि मैं कौन हूँ तो हम कह देंगे हमारा दूर का चचेरा भाई है। हम जब अंधेरा होगा तब घर जाएंगे ताकि कोई हमें देख ना ले। ठीक है। फिर मनु और टीना राजकुमारी को अपने घर में चुपके से रखते हैं। सुंदर को भी पता नहीं चलता है कि राजकुमारी उसके घर में है। वो सुबह जल्दी काम से निकल जाता था और रात को भी देर से आता था। उस दिन जब सुंदर रात को घर आया तब वो राजकुमारी उससे चुपके से देख रही थी। सुंदर मनु और टीना के लिए बाजार से खाने के लिए उनकी पसंद की चीजें लेकर आया था। तीनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे। अरे, ये नौजवान कितना सुंदर है। उसके नाम की तरह ही वो सुंदर है और वो अपने भाई बहनों को कितना प्रेम करता है। वो दिल का भी बड़ा अच्छा लगता है। राजकुमारी को पहली ही नजर में सुंदर पसंद आ गया। एक दिन सुंदर सुबह जल्दी उठकर रोज की तरह अपने काम के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद, मैं ये कपड़े पहनकर थक गई हूँ। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई कपड़े हैं तो दे दो। आप सुंदर भैया के कपड़े पहन लो।
फिर उसने सुंदर का कुर्ता और धोती राजकुमारी को दे दी। उसने राजकुमारी को धोती पहनना सिखाया। राजकुमारी को तो जैसे कोई पंछी को पिंजरे में से निकाला हो ऐसा लगता था। फिर वो तीनों मस्ती से खेलने लगे और उनको पता नहीं था कि उन्होंने घर का दरवाजा बंद नहीं किया। अचानक से उस दिन सुंदर घर जल्दी वापस आ गया। उसने राजकुमारी को अपने कपड़े में देखा तो अरे, ये अपने घर कौन आया है और उसने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? टीना जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, भैया आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? तो हम बताएं। तुम बताते हो कि नहीं? भैया, ये लड़की बेचारी पड़ोस के गांव की है। पैसों के लालच में उसके पिताजी जबरदस्ती उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा रहे थे, इसीलिए वो घर से भाग आई है। अरे भैया, ये तो पानी में कूदकर अपनी जान देने चली थी, हमने उसे बचा लिया। अरे, ऐसे कैसे अपनी जान देने चली थी? ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें इसी तरह लड़के के कपड़े में रहना पड़ेगा, नहीं तो ये गांव वाले मुझे जीने नहीं देंगे। हाँ, हम सबको कहेंगे कि ये हमारा चचेरा भाई है। फिर उस दिन सब एक साथ खाना खाने बैठे। दूसरे दिन टीना जब सुंदर काम के लिए निकल रहा था तो बोली, भैया तुम आते वक्त राजकुमारी के लिए कपड़े लेकर आओगे? राजकुमारी? मनु ने टीना की गलती सुधारते हुए कहा, भैया, ये दीदी का नाम राजकुमारी है, लेकिन हम उसे राज भैया कहेंगे और आप सिर्फ राज कहना। ठीक है। सुंदर उस दिन रात को राजकुमारी के लिए सुंदर वस्त्र लेकर आता है। राजकुमारी वो वस्त्र पहनती है तो सुंदर उसे देखते ही रहता है, जैसे उसे भी राजकुमारी से पहले ही नजर में प्रेम हो गया हो। दीदी, आप हमारे जैसे सामान्य कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत दिखती हैं। अगर राजकुमारी समझ गई कि टीना उसके महल के पहरवेश के बारे में बोलने जा रही है तो उसने बीच में से ही उसको इशारे से रोकते हुए कहा, टीना, खूबसूरती इंसान के हृदय में होनी चाहिए, अकेले बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं होता। कितने उच्च विचार हैं आपके। धन्यवाद। अभी सब मेरी तारीफ ही करेंगे या फिर सोने भी जाना है? कल जल्दी उठ के काम पे नहीं जाना? सब लोग हंसने लगे। दूसरे दिन सुंदर राजकुमारी से इतना प्रभावित हो गया था कि उसके काम पे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। राजकुमारी समझ गई और वो टीना को बुलाने को कहा, टीना, मनु, आज हम सब तुम्हारे भैया के खेत में खाना देने चलेंगे। मुझे खेत देखने का मेरा बहुत मन हो रहा है। सुंदर ये सुनकर बहुत खुश हो गया। जरूर, क्यों नहीं, हम तुम्हें हमारा खेत दिखाएंगे। लेकिन दीदी, अगर आपको किसी ने देख लिया तो? अरे, मैं तो राज बन के जाऊंगी, कह देना कि मेरा चचेरा भाई राज है। सब लोग ये बात सुनकर खुश हो गए। फिर दोपहर को राजकुमारी टीना और मनु के साथ सुंदर के लिए खाना लेकर गई। सुंदर राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, आइए, मैं आपको हमारा खेत दिखाता हूँ। पहले आप खाना तो खा लीजिए। सुंदर राजकुमारी को खेत दिखाने के बहाने उससे बात करना चाहता था। खाना खाने के बाद सुंदर राजकुमारी को खेत दिखाने के लिए लेकर चलता है। टीना और मनु से थोड़ी दूर जाने के बाद सुंदर राजकुमारी से कहता है, अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं आपसे एक बात कहूँ, लेकिन आप मेरी बातों को गलत मत लेना। राजकुमारी को पता चल गया था कि सुंदर उसे पसंद कर रहा था, लेकिन वो सुंदर से सुनना चाहती थी। वो जैसे कुछ पता ना हो ऐसे बोली, कहिए। मैंने जब से आपको देखा और आपके बारे में जाना, मैं आपसे बहुत प्रभावित हो गया हूँ। अगर आप हाँ कहे तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप बुरा मत मानना। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी हो तो भी आप हमारे घर में जब तक चाहे रह सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आप मुझे गलत मत समझना। राजकुमारी जोरों से हंसने लगी और फिर बोली, लगता है कोई लड़की से पहली बार बात कर रहे हो। आप सही कहती है, मैंने आज तक किसी लड़की के सामने आंख उठा के नहीं देखा और किसी लड़की के बारे में सोचा तक नहीं। भला ऐसा क्यों? दिखने में तो अच्छे खासे हो। फिर आप तो जानती है, मेरे पर मेरे 2 भाई बहनों की जिम्मेदारी है। भला कौन मुझसे शादी करेगा? बिल्कुल गलत सोच है आपकी। बोलो, शर्त लगानी है? अभी आपके पीछे लड़कियां की हार कर दूं? अरे, आप ये क्या बोल रही हो? इसका मतलब मैं आपको पसंद नहीं?
मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करनी है। गलत समझ रहे हो। मुझे आप पसंद हैं और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपके साथ 3 महीने के बाद शादी कर सकूंगी। अगर आप मेरा 3 महीने तक इंतजार कर सके तो। मैं पूरी ज़िंदगी आपकी राह देखने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ आपकी खूबसूरती से नहीं, लेकिन आपके आदर्श विचार और संस्कारों से प्रभावित होकर आपको मेरा जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं भी, लेकिन हम ये बात अभी किसी को नहीं बताएंगे। सही समय आने पर मैं सबको बता दूंगी। क्या आपको मुझ पर भरोसा है ना? मुझे आप पर अपने से ज़्यादा भरोसा है। मैं वचन देती हूँ, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर वो दोनों खेत में एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ जाते हैं। राजकुमारी ने आश्चर्य होते हुए सुंदर को पूछा, खेत में मंदिर? इस स्थान पर मेरे माता पिता की नागदश में मृत्यु हुई थी, इसीलिए हमने इस स्थान पे उनका छोटा सा मंदिर बनाया है। मैं रोज खेत में आकर यहाँ दिया जला के उनका आशीर्वाद लेकर ही अपना काम पूरा करता हूँ। मैंने साथ में नाग देवता की मूर्ति भी रखी है। चलो हम तुम्हारे माता पिता से हमारे सुखी जीवन का आशीर्वाद लें। फिर वो दोनों सुंदर के माता पिता का आशीर्वाद लेकर सब घर वापस चलते हैं। उस दिन रात को जब सब सो गए होते हैं, तब राजकुमारी को एक अजीब सा सपना आता है। सपने में उसने देखा कि सुंदर की माता उसको कुछ कह रही हो। उठो बेटी राजकुमारी। राजकुमारी कुछ घबराए हुए उनके सामने देखने लगी। डरो मत, मैं सुंदर की माता हूँ। मुझे पता है तुम और सुंदर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, लेकिन आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है बेटी, और ये भी पता है कि तुम एक बड़े महाराज की पुत्री हो। मुझे माफ कर दो, अगर मैं ये सुंदर को ये बात बता दूंगी तो वो मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होंगे। तुम चिंता ना करो बेटी, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, डराने के लिए नहीं। सावधान किस लिए? बेटा, हमारे खानदान में पिछली कई पीढ़ियों से ये सिलसिला चलता है कि सभी की मृत्यु नागदश से होती है। अगर तुम चाहो तो तुम इससे बच सकती हो, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। आप मुझे बताइए तो सही, मैं एक बहादुर लड़की हूँ। फिर सुंदर की माता राजकुमारी को बताती है कि उसे क्या करना है। तुम सुबह उठो तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक सपना है, ये एक हकीकत है। कल सुबह मैं तुम्हें दरवाजे के बाहर एक सर्प के रूप में दर्शन दूंगी, तो तुम समझ लेना कि ये सपने की बात सच है। ऐसा कहकर सुंदर की माता अदृश्य हो जाती हैं और राजकुमारी सपने से जाग जाती हैं। उन्हें देर तक नींद नहीं आती और वो सपने के बारे में ही सोचा करती हैं। बहुत रात बीतने के बाद वो सो जाती हैं। वो जब सुबह देर तक नहीं जगी तो, दीदी उठो, सूरज निकल आया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राजकुमारी ने देखा तो सब लोग उठ गए थे और धूप भी निकल आई थी। अरे टीना, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आज मुझे रात को देर तक नींद नहीं आई थी, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। फिर वो रात का सपना याद करके घर के बाहर जाकर देखती है तो वहाँ सच में एक सर्प जैसे राजकुमारी की राह देखकर बैठा था। राजकुमारी ने जैसे ही 2 हाथ जोड़कर प्रणाम किया, वो सर्प वहाँ से चला गया। अब राजकुमारी को यकीन हो गया कि कल रात जो देखा था वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है। एक दिन राजकुमारी को खेत से आने में देर हुई तो मनु और टीना उन्हें लेने खेत में आए। उन्हें देखकर, अरे मनु, टीना, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? कोई खास बात है क्या? दीदी अब तक घर नहीं आई, इसीलिए हम इन्हें ढूंढने निकले हैं। ये सुनकर सुंदर चिंतित स्वर में बोला, अरे लेकिन यहाँ से तो वो कब की निकल चुकी है, तो फिर कहाँ जा सकती है? फिर वो तीनों ने पूरा गांव और आसपास के सभी जगह छान मारी, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं लगा। वो तीनों राजकुमारी को याद करके रोने लगे। पता नहीं दीदी कहाँ होंगी, उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। सुंदर सोचने लगा कि राजकुमारी को कहाँ ढूंढे। अचानक, टीना, तुम राजकुमारी का सामान है उसमें ढूंढो, शायद कुछ मिल जाए।
भैया आप हमें माफ कर दो, हमें आपको कुछ बताना है। क्या है, जल्दी बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। भैया, दीदी सच में राजकुमारी है। वो हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है। सुंदर का तो ये सुनकर जैसे सर ही चकरा गया। जैसे तैसे होश संभाल कर वो बोला, तो फिर वो यहाँ क्यों आई और कैसे आई? टीना और मनु ने सारी बात बताई कि कैसे महाराज जबरदस्ती राजकुमारी की शादी करवाने जा रहे थे और वो वहाँ से भाग गई। अरे तो आप दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें लगा कि आप सच जानेंगे तो आप दीदी को हमारे साथ नहीं रहने देंगे और हमसे दीदी की परेशानी देखी नहीं गई, इसीलिए। लेकिन अगर महाराज को ये पता चलेगा कि राजकुमारी इतने दिनों से हमारे साथ रह रही थी, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। और मुझे राजकुमारी की बहुत फिक्र हो रही है। भगवान करे वो जहाँ भी हो सलामत हो। 2 दिन बाद अचानक 2 सिपाही आए और सुंदर, मनु और टीना को पकड़ के महल में ले गए। बोल, तूने मेरी राजकुमारी को कहाँ छुपा रखा है? मुझे माफ कर दो महाराज, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप हमें छोड़ दीजिए। ले जाओ ये तीनों को और उन्हें कारागार में डाल दो। जब तक राजकुमारी नहीं मिल जाती, इन्हें बंदी बना के रखो। टीना और मनु के लाख गिड़गिड़ाने पर भी महाराज उन्हें कैद खाने में डाल देते हैं। उधर राजकुमारी सुंदर की माता के कहे अनुसार नागलोक में नाग देवता को ढूंढने चली जाती है। बहुत दूर चलने के बाद जब राजकुमारी एक नदी के पास पहुंची तो बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेती तो। तभी एक नाग कन्या उसमें से प्रकट होती है और बोलती है, ठहरो, तुम इस नदी का पानी नहीं पी सकती। आप कौन हैं और मुझे पानी पीने से क्यों रोकती हैं? ये एक श्रापित नदी है, जो कोई भी इसका पानी पीता है वो मेरी तरह नाग बन जाता है। लेकिन तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? राजकुमारी ने बताया कि उसे नाग देवता को मिलने नागलोक में जाना है। फिर उसने सुंदर की माता ने जो कहा था वो सब उसे बताया। अरे, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं, वहां से कोई भी लौट के नहीं आता। कुछ भी हो, मुझे किसी भी तरह नागलोक जाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर नाग कन्या नदी में डुबकी लगाती है और थोड़ी देर में वापस आती है। ये लो, इसे संभाल कर रखना। ये एक अति चमत्कारी नागमणि है। ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा कोई भी नाग तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। धन्यवाद, लेकिन आप क्यों मेरी मदद कर रहे हो? क्योंकि तुम मुझे यहाँ से मुक्त होने में मेरी मदद कर सकती हो। वो कैसे? नाग कन्या राजकुमारी को अपनी योजना बताती है। फिर राजकुमारी उसका धन्यवाद करके आगे जाती है। कुछ देर चलने पर एक बड़ी सी नदी दिखती है। लगता है यही वो जगह है जिसके बारे में नाग कन्या बता रही थी। राजकुमारी ने जैसे ही पानी में पैर रखा, वहां पानी में अपने आप एक सीढ़ी बन गई। राजकुमारी उस सीढ़ी से नीचे नागलोक तक पहुंच गई। राजकुमारी ने देखा तो एक बड़ा सा नाग सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके आजू बाजू 2 नाग कन्या उसे पंखा दे रही थी। लगता है यही नाग देवता है। फिर वो हिम्मत करके बोली, क्या आप ही नागलोक के देवता हैं? हाँ, मैं ही नागलोक का देवता हूँ। लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता? मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे विनती करने आई हूँ। फिर राजकुमारी ने सुंदर की माता ने जो कहा था वो सब उन्हें बताया। अच्छा, तो तुम्हें सुंदर की माता ने भेजा है। क्या तुम्हें पता नहीं, उसके पूर्वजों ने मेरे बेटे को मार दिया था। क्षमा कीजिए नाग देवता, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगने आई हूँ। उन्होंने जानबूझकर नहीं मारा था। वो रात के अंधेरे में सुंदर के परदादा से गलती से आपका बेटा मर गया था। उन्होंने खेत में उनका मंदिर भी बनवाया है और रोज उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन उससे मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा ना? मैं उनकी केचुली साथ लेकर आई हूँ और ये चमत्कारी मणि भी। आप ये मणि को केचुली पर रखते तो आपका बेटा जीवित हो जाएगा।
फिर तो आप सुंदर के परिवार को माफ कर देंगे ना, और मुझे भी यहाँ से जाने देंगे ना? क्या वो कंचुरी अभी भी सुरक्षित है? ये तो बड़ी खुशी की बात है। तब तो मैं मेरे बेटे को फिर से जीवित कर सकता हूँ। राजकुमारी ने वो मणि और केचुली नाग देवता को दी। उन्होंने अपनी शक्ति से उनके बेटे को फिर से जीवित कर दिया। अपने बेटे को जीवित देखकर आज तुमने मेरे बेटे को जीवित करके मेरी सारी खुशियाँ लौटा दी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आप सुंदर के परिवार को नाग दंश में मृत्यु के श्राप से मुक्त कीजिए और हमें शादी के बाद सुखी जीवन का आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटी, तुमने कहा ऐसा ही होगा और मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। ये लो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट तुम और तुम्हारे पति के लिए। इसे तुम्हारे मंदिर में रखना। तुम्हारे जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आएंगी। नाग देवता ने एक सोने की नाग की मूर्ति राजकुमारी को भेंट में दे दी। मुझे यहाँ आते समय रास्ते में एक नाग कन्या मिली थी जिसने मुझे ये चमत्कारी मणि दिया था। कृपा करके क्या आप उसे श्राप में से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएंगे? जरूर। उसने मेरे बेटे को जिंदा करने में मेरी मदद की तो मैं उसकी मदद करूंगा। तुम ये सोने की मूर्ति पर नदी के पानी का अभिषेक करना, फिर वो पानी उस नाग कन्या को पिला देना। वो श्राप में से मुक्त हो जाएगी। राजकुमारी ने नाग देवता का धन्यवाद करके वहाँ से वापस घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उस नाग कन्या को भी श्राप मुक्त किया। जब वो गांव वापस सुंदर के घर पहुंची तब वहाँ कोई नहीं था। वहाँ एक सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने राजकुमारी को देखते ही बोला, अरे राजकुमारी, आप यहाँ, आप कहाँ चली गई थी? वो सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि सुंदर और उसके भाई बहन कहाँ हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिपाही ने बताया कि गांव के किसी आदमी ने आपके यहाँ होने की खबर महाराज को दे दी थी, इसलिए महाराज ने सुंदर, टीना और मोनू को कैद करके रखा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अभी जाके उन्हें कैद में से छुड़ाऊंगी। राजकुमारी सिपाही का घोड़ा लेकर महल में पहुंची और कैद खाने में से तुरंत सुंदर, मनु और टीना को छोड़ के उनके पास लेकर आने का आदेश दिया। महाराज राजकुमारी को वापस आए देखकर खुशी से रो पड़े और उन्हें अपने गले लगाते हुए कहा, बेटी, इतनी छोटी बात के लिए अपने पिता को छोड़कर चली गई थी। तुम जहाँ कहोगी वहाँ तुम्हारी शादी करवाऊंगा, लेकिन फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी आपको दुखी नहीं करूंगी। इतने में एक सिपाही सुंदर, टीना और मनु को लेकर आया। टीना राजकुमारी को देखकर दौड़ कर आई। दीदी, आप कहाँ गई थी? आप ठीक तो है ना? हमने सब जगह आपको ढूंढा लेकिन आप कहीं नहीं मिली। ऐसा कहकर वो रोने लगी। अब मैं आ गई हूँ ना, चलो अब रोना बंद करो। फिर वो सुंदर के पास जाकर, सुंदर, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम सबको इतने दिन कैद में रहना पड़ा, लेकिन अगर मैं ये बात बताती तो तुम मुझे जाने नहीं देते। फिर राजकुमारी ने बताया कि कैसे सुंदर की माँ उनके सपने में आई थी और नागलोक में जाने की सब बातें बताई। ये सुनकर सुंदर और सब लोग आश्चर्य से दंग रह गए। राजकुमारी जी, आप सच में महान हो। आपने जो बहादुरी दिखाई है वो कोई नहीं कर सकता। सच कहा तुमने। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी इतनी बहादुर है। पिताजी, ये सुंदर और उसके भाई बहन हैं। उन्होंने मुझे इतने दिनों तक बड़े प्यार से अपने घर में शरण दिया और मुझे एक पल के लिए भी अपने राजमहल की याद आने नहीं दी। पिताजी, मैं सुंदर से शादी करना चाहती हूँ। उसमें वो सभी गुण हैं जैसा मुझे अपने जीवन साथी में चाहिए। क्या आप हमें शादी के लिए मंजूरी देंगे? हाँ बेटी, तुम्हारी सब बात सुनकर मुझे भी सुंदर पसंद आया है। अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, वरना तुम फिर वापस भाग जाओगी। ऐसा कहकर महाराज और सब लोग हंसने लगे। महाराज ने धूमधाम से सुंदर और राजकुमारी की शादी की और उसे खुशी खुशी सुंदर के घर विदा किया। राजकुमारी और सुंदर ने नाग देवता की दी हुई सोने की मूर्ति अपने मंदिर में रखी और उससे सभी को सुखी और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मिला। सुंदर की माँ ने फिर से राजकुमारी के सपने में आकर आशीर्वाद दिया, बेटी,
तुम्हारी वजह से आज मुझे और हम सब पितरों को इस श्राप से मुक्ति मिली है। भगवान तुम सबको हमेशा खुश रखे। ऐसा बोलकर वो चली गई। राजकुमारी उन्हें और नाग देवता की मूर्ति को प्रणाम करके खुशी से मुस्कुराते हुए सो गई।